मृत्युंजय ऑफिस आ गया था। वो आज सारे कागजातों को और सारी चीजों को बहुत बारीकी से चेक कर रहा था। ऑफिस में आज अजीब भी टेंशन भर माहौल था। सब लोगों को स्ट्रीक ऑर्डर मिला था ईमानदारी से मेहनत करने का और किसी भी मेल स्टॉप को घर जाने तक की परमिशन नहीं थी। रोती और जय दोनों बहुत बारीकी से चेक कर रहे थे। शिवाय पुलकित सारे डेटा को चेक कर रहे थे और उदय जी और आलोक जी दोनों पिछले महीने के पुराने प्रोजेक्ट को देख रहे थे। सब लोग बिजी थे। मृत्युंजय कैसे भी करके सच तक जाना चाहता था, इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहा था। दूसरी ओर आद्या घर पे बहुत परेशान हो रही थी। वो बार बार रोते रोते मीरा जी और दादी को बोल रही थी, दादी मेरे भैया गलत नहीं है, दादी मेरी जीजू बहुत ईमानदार है। वही माया चाची और शांति को ये सब ड्रामा लग रहा था, इसीलिए वो दोनों तो आद्या को ही उल्टा सुनाकर आराम करने चली गई। दूसरी तरफ ये खबर मीडिया में फैल चुकी थी और आद्या के बाबा भी ये खबर देख रहे थे। तभी उनके घर की डोरबेल बाजी। सोनम दुखी मन से गेट खोलने लगी। जैसे ही उसने अपने सामने मृत्युंजय को खड़ा पाया तो उसकी आंखों में आंसू उभर आए और वो रोते हुए बोली, जीजा जी आप। सोनम की आवाज सुनकर पीछे खड़े बाबा और मां दोनों जय को देखने लगे। मृत्युंजय अंदर आया और आज थोड़े सीरियस लुक में था। आज उसके चेहरे पे अलग ही भाव थे, इसलिए सोनम भी अपना दुख जता नहीं पाई। जय आगे आकर बाबा और मां के पैर छूकर बोला, माफ करना बाबा, आपको परेशान होना पड़ रहा था, लेकिन अभी सच और झूठ का मुझे भी नहीं पता। फिलहाल सारे सबूत उन दोनों के खिलाफ है और कंपनी के रूल्स के हिसाब से मुझे अभी पुलिस को बताना ही था, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे बात करनी है कुछ देर। और ऐसा कह के वो बाबा के साथ आद्या के रूम में चला गया और जाते जाते सोनम को प्रतीक की सारी बैंक की डिटेल और जरूरी कागज निकलने को कहा था। जय और बाबा के बीच कुछ देर बात हुई। उसके बाद बाबा जय के साथ बाहर आए। उनके चेहरे पे चिंता की असंख्य लकीरें थीं। बाहर सोनम भी भरी आंखों से कुछ फाइल्स के साथ खड़ी थी। उसके मन में सवाल तो हजार थे। आज उसका मन बहुत दुखी था। जितना भरोसा उसको अपने पति पे था, उतना ही जय पे भी था कि जय कभी गलत नहीं होने देगा उनको फैमिली के साथ। लेकिन आज उसका पति सिर्फ और सिर्फ जय के ऑर्डर पे जेल के अंदर है। सोनम की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर बाद जब बाबा और जय बाहर आए तो जय ने पूरे रोब के साथ कहा, भाभी सारे डॉक्यूमेंट है ना? सोनम ने भरे मन से सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कहा और आगे आकर अपने हाथ की फाइल जय को दे दी। जय सारी फाइल लेके बिना एक पल भी वह रुके वो चला गया था। माँ और सोनम भाभी बहुत दुखी थी, इसलिए उन दोनों ने बाबा से कोई सवाल नहीं किए और चुपचाप वहीं बैठ गई। राठौर हाउस में आद्या का रो रोकर बुरा हाल था। उसने सुबह से न कुछ खाया था न कुछ पिया था। वो बस बार बार एक ही चीज बोल रही, मेरे भैया गलत नहीं है, उनको झूठा जेल भेजा गया है। वो रोते रोते बोल रही, दादी प्लीज आप जय को बोलिए ना, वो आपकी बात जरूर मानेगा। वो बच्चों की तरफ बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके आंसू देख मीरा जी को भी रोना आ गया था। मीरा जी दादी से बोली, माँ प्लीज आप बोलिए ना, इस बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है, सुबह से इसकी हालत गिरती ही जा रही है। दादी गंभीर होकर बोली, जय कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, ये तुम भी जानती हो, और उसके लिए भी तो ये किसी झटके से कम नहीं होगा। तो हम सबसे ज्यादा तो वो खुद परेशान होगा, तो तुम चिंता मत करो, वो जरूर कोई कुछ सही करेगा और आद्या को अभी वो ही संभल सकेगा, इसलिए उसके आने का वेट करते हैं। दूसरी तरफ मृत्युंजय जो अभी बहुत बिजी था, उसे कैसे भी करके सच तक पहुंचना था, इसलिए वो सब कुछ भूलकर बस पूरा ध्यान काम पे लगा रहा था। सुबह से शाम हो गई और मृत्युंजय ने एक बार भी आद्या से फोन करके उसका हाल नहीं पूछा। शाम होने के साथ साथ सभी लोग थके चेहरों के साथ घर आ गए थे, पर मृत्युंजय अभी भी रोहित के साथ काम कर रहा था, इसलिए वो नहीं आया। जब सारे लोग आ चुके थे और जय ना ही आया तो दादी ने जय को फोन करके बोला कि काम भी जरूरी तो बीबी भी जरूरी है, एक बार आकर उसका हाल जान ले। सुबह से भूखी है तो रोकर बेहोश हो चुकी है कई बार, हम लोगों ने उसे संभाल लिया था। दिन भर अब आके देख ले अपनी बीबी को, दादी ने हद गुस्सा दिखाए हुए कहा। जय ने बिना किसी भाव के हाँ कहा और फोन काट दिया। आद्या को दादी और कनक खाना खिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो मुंह में अनाज का एक निवाला तक नहीं लेती।
वो बस बार बार बच्चों की तरह हिचकी लेके रोए का रही थी। रो रोकर उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसकी शकल बिल्कुल मलिन हो गई थी। दूसरों ओर माया चाची और शांति बुआ दोनों आपस में बात कर रही थीं। शांति बुआ के रूम में शांति बुआ बोली, लो भाभी, हमारा आधा काम तो हो गया और आधा और बचा है। इस आद्या को घर से निकलना बस कैसे भी करके जय के हाथ वो रिकॉर्डिंग और लग जाए। जब आद्या उसके सीक्रेट केबिन में जाती है फाइल लेने, फिर जय उसकी एक न सुनेगा और सीधा धक्के मारकर भगाएंगे। फिर होगा हमारा मिशन पूरा। माया चाची बोली, जरा धीरे बोलो जीजी, अभी कोई सुन न ले वरना मुसीबत हो जाएगी। दोनों आपस में मुस्कुरा बोली, हाँ अभी धीरे। उसके बाद वो दोनों कुछ देर और बात करती है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में सोने चली जाती हैं। दादी और कनक आद्या को देख देख कर बहुत परेशान हो रही थीं और अभी तक जय भी नहीं आया। दादी इस बात से भी गुस्सा थीं, इसलिए वो बार बार कभी आद्या को खाने को बोलती तो कभी कनक को। जय को फोन लगाने को रात के करीब 11 बजे के आसपास जय आया। वो थके कदमों से जैसे ही रूम के अंदर आया तो देखा दादी को गोद में आद्या सिर रखकर लेती ही हुई है और कनक दादी के दूसरे तरफ बैठी हुई थी। वो दोनों आद्या के आंसू पोंछ रहे थे। जय ने जब देखा कि दादी अभी तक जाग रही है तो उसे खुद ले गुस्सा आया, साथ ही आद्या के भी। वो हल्के गुस्से में साथ बोला, ये सब क्या है आद्या, तुमने दादी को अभी तक जाग कर रखा है। दादी के सोने को टाइम हो चुका है और तुम उनको यहां जगाकर परेशान कर रही हो। जय की आवाज पे दादी ने पलटकर देखा, साथ की आद्या और कनक ने भी। दादी जय को देख बेड से धीरे धीरे उठी और हल्के गुस्से में बोली, आसान कर दिया बेटा, अपने तो जो आप टाइम से आ गए, आपको होश भी है, आप क्या कर रहे हो। ये बच्ची यहां अपने भाई और उसके जीजा जी के लिए रो रो कर बेहोश हुई जा रही है और तुमको तो कोई चिंता ही नहीं है। दादी की बात पे जय आराम से बोला, सॉरी दादी, मैं सब ठीक करने के लिए ही ऑफिस में लेट हो गया था। कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो जाए जल्दी ही। और अब आप चलिए, चलकर अपने रूम में आराम करिए। आप चलो मेरे साथ, जय दादी को ले जाने को हुआ किए। कनक बोली, भैया आप चेंज कर लीजिए, दादी को मत ले जाती हो। कनक को जय ने हाँ कहा और दोनों को गेट तक छोड़ने गया। उनके जाते ही जय ने रूम का गेट बंद किया और आधा को देखा, जो एक ही दिन में कितनी कमजोर हो गई थी रोने की वजह से। जय उसके पास आया और कुछ कहने की हुआ कि आद्या रोते हुए बोली, जय क्यों किया तुमने ऐसा। तुम जानते हो ना भैया और जीजू गलत नहीं है, फिर भी तुमने उनको जेल भेज दिया, जबकि तुम तो सारा सच जानते ही। मैंने उस दिन ही तुमको फोन करके सब बताया था और फिर तुमने ही कहा कि मैं वही करूं जो कहा जाए, और अब तुम कह रहे हो कि गलत सही के लिए मेरे जीजू और भैया जेल जाना होगा। आद्या की बात पे जय आंखें सिकोड़कर बोला, क्या कहा तुमने, मुझे सब पता है और मैंने तुम बोला क्या कहना चाहती हो। तुम कुछ भी बोले उससे पहले मैं तुमको बता दूं, जिस दिन तुमने बात हुई उस दिन बहुत ज्यादा मीटिंग्स थी मेरी, तब मैंने तुम्हारी किसी भी बात पे ध्यान नहीं दिया, तो मुझे नहीं याद मैंने तुमसे कहा वो। आद्या जो चुप खड़ी थी वो जय के मुंह के आगे आकर बोली, क्या मतलब, मैंने उस दिन जो भी बताया वो तुमने कुछ भी नहीं सुना। जय ने गुस्से से हाँ कहा और अपने कवर्ड से अपने कपड़ लेके वॉशरूम की ओर चला गया। आद्या खड़ी खड़ी सोचती रही, इसका मतलब जय कुछ नहीं जानते। ओ नो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जब एक भैया और जीजू को जय जेल भेज सकते तो मुझे तो पता नहीं क्या करेंगे।